तो अब हम देखते हैं इनका जो सेकुलर आइडियाज है या सेकुलर ड्यूटीज बताते हैं जो सुल्तान है, जो रूलर है, उसके लिए, या एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह की क्या क्या होना चाहिए। अब उस समय की व्यवस्था को अगर देखें तो सुल्तान यूजली उस समय जो हो रहे हैं, जिनके लिए लिख रहे हैं, वो मुस्लिम हैं। और मुस्लिम्स जो है यूजली अर्बन एरियाज बन रहे हैं, जो वहां पे रह रहे हैं। एक घाटों में कह सकते हैं एक एरिया है जो अर्बन एरिया है, जहां शहरीकरण हो रहा है, वो शहर की तरह रह रहे हैं। बाकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण है, गांव की है, और वो हिंदू डोमिनेटेड है, ज्यादातर उसमें हिंदू है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ नहीं। तो अब उस तरह के सिस्टम में रूल करने के लिए आपको सेकुलर आइडियाज होने चाहिए, और सेकुलर ड्यूटीज की वो बात बता रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा फोकस क्या है कि किस तरह से रूल किया जाए, और वो रूल बेस्ट रूल हो, या एक स्टेट को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करते हैं, क्या नियम होने चाहिए, जस्टिस न्याय किस तरह से दिया जाना चाहिए, और कब कब फ्लेक्सिबिलिटी, कुरानिक लॉ होगा कि अदत होगा, कि जो प्रैक्टिस से चीजें होती है, नॉर्मल लॉ होता है वो होगा, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। अब देखते हैं कि ये ज्यादातर जो ये रूल्स हैं या जिसके बारे में बात की जा रही है, वो फतवाए जहादारी में करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फतवाए जहादारी में कहीं पे डायरेक्टली लिखा है कि एक सेकुलर रूल है। ऑल्दो ये अलग अलग रूल्स अलग अलग टाइम के साथ, वो चीजों के साथ वो बता रहे हैं कि कहाँ पे किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। उसमें आप उसको निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्या सेकुलर ड्यूटीज बताए। डज नॉट एग्जामिन दीज ड्यूटीज एट वन पर्टिकुलर प्लेस बट इट इज डिस्कस इन एंटायर टेक्स्ट। पूरे टेक्स्ट में इस तरह की बातें हैं जिससे हम निकाल लेते हैं कि सेकुलर ड्यूटीज के बारे में इनका क्या ओपिनियन रहा होगा, इनका क्या आइडिया रहा होगा। रूलिंग अथॉरिटीज द सोवरेन बी इट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, कि रूलिंग जो पावर है सुल्तान को क्या होना चाहिए, एक तो सब कुछ होना चाहिए, उसको संप्रभु भी होना चाहिए, अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करने वाला कि जो लागू करेगा किसी नियम कानून को वो होना चाहिए, लेजिस्लेटिव विधेयक बनाने वाला, या कह सकते हैं कानून बनाने वाला, उस समय के सेंस में देखेंगे तो कानून बनाने वाला, और न्यायपालिका। अल्टीमेट हेड कौन होगा, जो रूलिंग अथॉरिटी है, सुल्तान उस समय इनके। तो सुल्तान को अब देखिए कि अगर हम डेमोक्रेसी के आज के फ्रेमवर्क में बात करेंगे तो ऑब्वियसली एक गलत फ्रेमवर्क किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन उस समय क्योंकि मोनार्की थी, तो मोनार्की के अंदर अगर सेपरेशन ऑफ पावर रखेंगे तो दो पावर्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कि मोनार्क के पास अपनी पावर है, पॉलिटिकल पावर, या जुडिशरी को अलग से पावर मिल जाएगी, या एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेटिव को अलग से पावर मिलने से मोनार्क के लिए खतरा हो सकता है। आज के समय में हमारे पास डेमोक्रेसी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी मोनार्क नहीं है। हम जिसको इलेक्ट करते हैं वो उतनी देर के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी है, कि वो जब तक उसके पास हाउस में मेजॉरिटी होती है तब तक वो रूल करता है, और जैसे ही मेजॉरिटी चली जाती है तो बैलेंस ऑफ पावर आज के समय में तो हम देख सकते हैं, या सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो तो देख सकते हैं, लेकिन उस समय ये बहुत मुश्किल था, और ये सुल्तान को वो एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं। द किंग इज एट द सेम टाइम द लॉ गिवर। जो किंग है, जो राजा है, वो क्या है, लॉ गिवर भी है, कि न्याय कानून वो बनाएगा भी किसी भी चीज को लेके या परिस्थितियों को देख के। कोई और मैकेनिज्म नहीं है कानून बनाने का, कि असेंबली हो या ग्राउंड से डेमोक्रेसी चल रही हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। इट एग्जीक्यूटर, और उसको लागू करने वाला भी वही है, कि जो कानून बने हैं उसको किस तरह से लागू, ऑल्दो वो सलाह ले सकता है दूसरे लोगों की। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि अल्टीमेटली ऑब्वियसली न्याय जस्टिस वहां पे एक सिस्टम बनाने की बात करते हैं कि अलग से न्याय करने वाले लोग हों, और दूसरी तरफ एक कुरानिक जस्टिस की बात करते हैं, कि कुरान के अंदर जो जस्टिस लिखा है उसके लिए जो मौलवी हो या इस तरह के लोग जो कुरान को नॉलेज रखते हैं, वो लोग भी एक जस्टिस के रूप में काम करेंगे। लेकिन फाइनल अथॉरिटी की जब बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वो किसके पास जाएगी, किंग के पास, राजा के पास। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं यही बातें हमने देखा, कौटिल्य भी कहते हैं यही बातें, अगर हम देखें तो मैकियावेली भी कहते हैं। ऑल हाई रैंकिंग अपॉइंटमेंट इज डन बाय सुल्तान। जितने भी, चाहे वो वजीर हों, चाहे वो नायब हों, या जितने भी हाई रैंकिंग चीजें हैं, वो कौन डन करेगा, सुल्तान, क्योंकि वो कंट्रोल जरूरी मानते हैं, क्योंकि रियलिस्ट है। रियलिस्ट हमेशा क्या कहते हैं, पावर की बात करते हैं, और पावर अगर डेमोक्रेटाइज हो गई तो कम हो जाएगी, इसलिए अथॉरिटेरियन रूल को वो अच्छा मानेंगे। अथॉरिटेरियन रूल में भी
क्या किस एक व्यक्ति का होगा तो और बेटर होगा, अगर एक सिस्टम का होगा जिसको हम ओलिगार्की भी कह सकते हैं, या जो कुलीन तंत्र है वो भी हो सकता है, लेकिन कुलीन तंत्र में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, यहां पे पावर क्या है किसी एक आदमी में। तो हमेशा ये फेवर करते हैं कि इंडिविजुअल के पास पावर हो, और कई बार तो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल ही रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का यहाँ पे। तो ये बहुत क्लियर है कि सारे अपॉइंटमेंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट हो, चाहे आर्मी के अपॉइंटमेंट हो, जितने भी हायर लेवल पे होगा जिसको बदलाव से चीजें बदल सकती है, सल्तनत कमजोर हो सकता है या मजबूत हो सकता है, वो सारे ऑब्वियसली नीचे के लेवल पे, सैनिक के लेवल पे भर्ती या नीचे के लेवल पे भर्ती जो ये लोग हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्वियसली एक सिस्टम को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी की बात ये भी करते हैं। अगर हम देखें तो जो नौकरशाही है उसको कैसे चलाने की बात करते हैं कि नौकरशाही कैसी होनी चाहिए और क्यों। हियर अगेन बर्थ, जन्म पे बहुत फोकस करते हैं, गुड ब्लड जो खून, शुद्ध खून या इस तरह की चीजें, एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी फैक्टर आर इन्यूमरेटेड। ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होने चाहिए वो जन्म से ही उस तरह के लोग हो जो खानदानी रूप से शासन प्रशासन में दक्ष हो, या जिनके घरों में जो शाही खून हो, या फिर बहुत ज्यादा प्योर ब्लड जो जिनके अंदर हो कि पहले से राजसी खानदान के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट होल्ड किए, उस तरह के लोग होंगे तो उनके खून में सेल्फ एफिशिएंटली आएगा कि वो खुद एफिशिएंट हो जाएंगे अपने आप। दूसरा जो ट्रेनिंग जो उन्होंने कल्टीवेशन की बात की थी कि कल्टीवेट भी हो सकते हैं। दूसरा प्रोफेशनल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस शाही परिवार में या ऐसे परिवार में जो राजा के साथ काम कर चुका है उसमें पैदा होने से ही सब कुछ आ जाएगा। उसके अंदर प्रोफेशनल एफिशिएंसी, दक्षता होनी चाहिए। दोनों चीज मिलके एक ऐसा सिस्टम बनेगा, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी होगी। रूलर मेंटेन्स अ स्टैंडिंग आर्मी, कंस्ट्रक्ट फोर्स, ऑर्गेनाइज अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड सुपरविजन। आर्मी पे बहुत फोकस करते हैं कि कैसे कैसी आर्मी होती है, वो डिवीजन भी देते हैं कि 4 प्रकार की आर्मी होनी चाहिए एक राजा के पास, जिस तरह से कौटिल्य भी बोलते हैं। इसके बाद फोर्ट्स, किले को या दुर्ग जो कहेंगे, जिसको कह सकते हैं कि कौटिल्य भी बोलते हैं कि किला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब का कंस्ट्रक्शन जो है रूलर को देखना चाहिए। आर्मी का किस तरह से काम कर रही है वो देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, ऑर्गेनाइज साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसके अलावा जो है और साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो सिस्टम है वो बहुत दक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे राजा की इमेज बनेगी जनता के बीच में। क्योंकि और भी मुश्किल था, क्योंकि जो हमने बताया कि जो रिलीजियस डायनेमिक्स था उस समय कि अर्बन एरियाज में तो मुस्लिम डोमिनेट थे और रूल भी उनका था, लेकिन जो रूरल एरिया थे वहां पे वो हिंदूज थे। तो हिंदूज जो थे उनका इमोशनल बॉन्डिंग राजा के प्रति नहीं है, लेकिन अगर राजा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि उस समय कुछ ही चीजें होती थी, लगान बहुत ज्यादा ना लेना, सिंचाई की व्यवस्था कर देना, या कभी महामारी या इस तरह की कोई चीज पहुंचे तो उस समय राजा की तरफ से हेल्प आना, ये सारी चीजें ही करना। बहुत ज्यादा डिटेल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं हुआ करते थे जितने आज हैं, तो आसान काम तो था, लेकिन उसकी भी दक्षता पर निर्भर करता था, क्योंकि उतना सर्विलेंस नहीं था, उतनी तेजी से हम आज के समय मोबाइल कम्युनिकेशन इन सब चीजों से आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी एरिया में किसी गांव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए कहते हैं कि उसके लिए क्या होना चाहिए, सुपरविजन, कि अब उनके पास जिनके पास पावर है वो उसको मिसयूज ना करें। लगान तो हो सकता है जनता से ज्यादा ले रहा हूं, कोस्ट में कम जमा कर रहा हूं, या राजा की तरफ से ये ना आया हो कि फोर्सफुली लगान लिया जाए, लेकिन वहां पे लगान फोर्सफुली लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए, इससे जनता के मन में विद्रोह आएगा और दूसरे धर्म के होने की वजह से विद्रोह और भी बढ़ जाएगा। इन सब चीजों को समझते हुए क्या कहते हैं, एक सुपरविजन होना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली इंटेलिजेंस जैसी चीजें भी होंगी, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं कि एक स्पाई मशीनरी होनी चाहिए जो जासूसी भी करे, जो बताए कि आपको क्या होना करना है। और कई बार कौटिल्य थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि वो डरा के भी रखने की होता है, कि ये लोगों को डर बना रहे। उस स्पाई मशीनरी का काम ये भी, यहाँ पे ये कहते हैं कि सुपरविजन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका सुपरविजन बहुत जरूरी है। और